नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासी उठापटक चल रही है और अब आखिरकार बन चुकी है वहां पर एकनाथ शिंदे सरकार। और जो फ्लोर टेस्ट हुआ है उसमें एकनाथ शिंदे के मत में जो है 164 वोट पड़े हैं, और वहीं बात की जाए अगर उद्धव ठाकरे गुट की तो उसमें मात्र 99 वोट जो हैं उनको मिल पाए हैं। ये तो थी सरकार बनाने की बात, लेकिन जैसा कि काफ़ी दिन पहले से लग रहा था कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो सिर्फ सत्ता नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि वो एक तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं। जी हाँ, एक तो सत्ता में आना और दूसरा शिवसेना के सिंबल पर जो है अपना हक जमाना। जिस तरह से वो बोलते आ रहे हैं इतने दिनों से कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के सच्चे सैनिक में से एक हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस बात को 50% तो पूरा किया है। अब बात आगे जो रह जाती है वो बचती है कोर्ट की लड़ाई। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उन्होंने जो है नया चीफ विप भी जो है वो अपना बनाया है, भरत गोगावले, और साथ में स्पीकर बने हैं भाजपा से ताल्लुकात रखने वाले राहुल नावेरकर। अब राहुल नावेरकर के बारे में आपको बताऊं, जो स्पीकर बने हैं 2014 से पहले वो शिवसेना में ही थे। उसके बाद टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी चेंज की और 2019 में आकर के उन्होंने जो है भाजपा से चुनाव लड़ा। अब महाराष्ट्र में जो इस समय राजनीति चल रही है उस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवक राहुल राय। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो राहुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस विजन को लेकर के वो चल रहे थे एकनाथ शिंदे, वो 50% होता तो पूरा दिख गया हमको। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें वो जो है बिल्कुल 2/3 बहुमत से पास हो गए। 288 जो है सीट्स हैं टोटल, और उसमें 145 उनको वोट चाहिए थे, एक वोट कम था, 144 उनको वोट चाहिए थे, और 164 के बहुमत से उन्होंने जो है सत्ता हासिल की। अब आगे आने वाले दिनों में आपको ये महाराष्ट्र की राजनीति कहाँ जाती दिख रही है? अर्जुन जी, मैं आपको तो पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। अब महाराष्ट्र की राजनीति जो है ये आज से नहीं, 2019 से जब से चुनाव, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव का परिणाम आया, तब से महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीति हो रही है। पहले इसके चाणक्य कहे जाते थे शरद पवार जी। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि उनको ओवररेट कर रखा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी को महाराष्ट्र से तो बाहर ले नहीं जा पाए। खैर, अभी की बात करें, आपने एकनाथ शिंदे जी की बात की। आप एकनाथ शिंदे जी के पीछे, क्योंकि अब तो देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कह दिया कि महाराष्ट्र में ये सरकार नहीं बन पाती अगर अमित शाह जी का हाथ नहीं होता। तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और दिल्ली दरबार की बात अगर करें तो इनके गठजोड़ से वहाँ पे एक सरकार अब बन चुकी है, और जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये स्थायी सरकार रहेगी, 2.5 साल चलेगी। अब शिंदे जी को क्या चाहिए? शिंदे जी ने सोचा नहीं होगा कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब उनका विजन क्या है, जो कि विजन एक्चुअली में भाजपा का है। विजन है कि दो चीज़, सबसे पहले कि भाजपा को कैसे मजबूत किया जाए, दूसरा भाजपा को मजबूत तभी हो सकती है क्योंकि दो तरह के वोट हैं महाराष्ट्र में, एक बीजेपी की और हिंदुत्व विचारधारा के वोट हैं, और एक उसके अगेंस्ट के वोट हैं। तो भाजपा 105 सीट पे आ गई, पिछली बार 121 आई थी, मैक्सिमम इसका यही हो सकता है। अब इससे इसको बहुमत लाने के लिए 144-145 सीट चाहिए। अब इसको और अगर बहुमत चाहिए तो उसमें इसको सबसे पहले शिवसेना को ख़त्म करना होगा, और उसमें सबसे अहम योगदान दिया एकनाथ शिंदे ने। आप देखिए कि ऐसी बगावत शिवसेना में पहले कभी नहीं हुई। सबसे पहले छगन भुजबल जी गए थे, कुछ विधायक लेके गए थे, उसके बाद नारायण राणे, वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद वो गए, वो भी कुछ विधायक लेके गए, लेकिन 2/3 विधायक शिवसेना की 56 विधायक थे, एक की मृत्यु हो गई, 55 बचे, उसमें 2/3 39 थे, उसमें से 40वां भी इन्होंने कल ज्वाइन कर लिया, वो लेके चले गए। अब महाराष्ट्र की राजनीति से आगे के समय में ठाकरे जो सरनेम है, ठाकरे का जो वर्चस्व है, वो धीरे धीरे खत्म होगा,
और भाजपा का संपूर्ण महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी पार्टी एक, और साथ साथ हिंदुत्ववादी के अलावा मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कई जो शहरी इलाका 42% अर्बन है और वहां पे बाहर के लोग आके बसते हैं, जिनका शिवसेना का स्टार्टिंग से ही क्या था कि वो उसके अगेंस्ट थे। आप न्यूज़ सुनते होंगे कि बिहारियों को पीट दिया, पूर्वांचलियों को पीट दिया। अब ये जो बीजेपी सरकार है एक ग्रोथ एफिशिएंट सरकार देना चाहती है, रूरल डेवलपमेंट देना चाहती है, साथ में इनका हिंदुत्व का तड़का, नेशनलिज्म और स्कीम डिलीवरी, ये सब मिलने के बाद, और शिंदे साहब आ गए। उन्होंने देखिए अभी जो स्पीकर बना वो भी, उनकी भी पृष्ठभूमि शिवसेना की है। उसके बाद अभी जो शिंदे साहब है वो भी स्वयं शिव सैनिक है। कैडर को क्या संदेश जाएगा? शिव सैनिक कैडर को उसको यही संदेश जाएगा कि अब जाके एक्चुअली जो हमारा सपना था, बाला साहब ठाकरे का सपना था, एक शिव सैनिक बना है मुख्यमंत्री, और उसका स्पीकर भी वही बना है। मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं है कि कुछ दिनों बाद धीरे धीरे शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली ग्रुप है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं किसी भी स्टेट में, और महाराष्ट्र जैसी स्टेट में मुख्यमंत्री रहना, बेशक आप 2.5 साल के टेन्योर के लिए रहे, एक बहुत बड़ी बात है अपने में। तो उनके लिए ऐसा कहना कि अब आगे जा कर के उनकी राजनीति का सफ़र जो है वो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ से दिख रहा है, क्या ये काफ़ी जल्दी नहीं है इन सब पर ये कमेंट करना कि उनका आगे जा कर के फ्यूचर जो है पॉलिटिक्स में वो अंधेरे में नज़र आ रहा है? जी अर्जुन जी, ये जल्दबाजी नहीं है, ये बिल्कुल तथ्यों पे आधारित है। मैंने आपको बताया कि शिवसेना में इससे पहले भी बगावत हुई है। छगन भुजबल जी गए, नारायण राणे जी गए, लेकिन ऐसी बगावत नहीं हुई कि 2/3 आपके विधायक चले गए हों। वो भी तब जब आपके पास सत्ता है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास आपके पार्टनर एनसीपी के पास होम मिनिस्ट्री, आपके पास पूरा तंत्र है, इंटेलिजेंस का तंत्र है, फिर भी आप बगावत नहीं देख पाए। इस बीच में ठाकरे का जाना इसलिए क्योंकि बाला साहेब और उद्धव ठाकरे दोनों में अंतर है। बाला साहेब है, उद्धव ठाकरे बाला साहेब नहीं है। दूसरा, ये जो एकनाथ जी उभर के आए हैं, इन्होंने जब कोई व्यक्ति जमीन से उभर के आता है तो वो अपने साथ कई एक्सपीरियंस, कई सुख दुख लेके आता है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे जी का अपने विधायकों पे कोई कंट्रोल नहीं था, ना मिलना जुलना, एक हमारे यहाँ कहा जाता है आत्मीयता का भाव नहीं था, वो एकनाथ जी ने पूरा किया। और इसका आप देखेंगे कि थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो कन्फर्म हो जाएगा ही, और बीएमसी इलेक्शन में जो ये जितने भी राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी करे उद्धव ठाकरे की, बीएमसी इलेक्शन में उस पर मोहर लग जाएगा। अब मेरा पूरा यकीन है कि धीरे धीरे शिवसेना सिमट के रख जाएगी, बस अगर भाजपा वापस इसको न बुला ले। देखिए, नई सरकार बनने के साथ ही जो है नए स्पीकर और नए चीफ विप का भी ऐलान हुआ है। भरत गोगावले को ये जिम्मेदारी दी गई है, और उन्होंने बनते ही जो है स्पीकर राहुल नावेरकर को जो है पत्र लिख करके जो 16 भागी विधायक, भागी तो क्योंकि अब ये 40 इनका बहुमत ज़्यादा हो गया, 16 विधायक जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं उनको अयोग्य करार देने के लिए उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है। लेकिन उसमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है, जो खुद उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। तो एकनाथ शिंदे का जो ये गुट है, जो 40 विधायक जो उनके साथ हैं, तो ये क्या मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि बाकी जितने भी विधायक जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं उन सबको अयोग्य करार दिया जाए, लेकिन उसमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है? अर्जुन जी, अभी मैं कुछ दिन पहले महाभारत देखता था, तो उसमें शकुनी के जो किरदार निभाते थे वो कहते थे कि युद्ध भूमि से पहले मन भूमि में युद्ध लड़ा जाता है। बिल्कुल, ये आप देखिए, ये साइकोलॉजिकल वॉर है। एक शिव सैनिक का जो कैडर है, अगर उसका जुड़ाव बाला साहब ठाकरे से हो, उसका आज भी आप मान के चलिए कि 40% 50% शिव सैनिक का जुड़ाव उद्धव मातोश्री से है। अगर आप आदित्य ठाकरे को भी घोषित कर देंगे तो उसके अंदर एक रिबेल, विद्रोह की भावना आ जाएगी। आपने आदित्य ठाकरे को छोड़ दिया, तो इससे एकनाथ जी का ग्रुप ये मैसेज देना चाहता है कि हम बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, हम बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, उनके सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, क्योंकि बाला साहब ने कभी स्वयं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने शिवसैनिक को बनाया। और जो ये गलती कर गए उद्धव ठाकरे जी, इससे आप आदित्य ठाकरे को बचा लेंगे। बहुत लंबी राजनीति है, धीरे धीरे एकनाथ शिंदे जी वही बाला साहब ठाकरे भले उतना तो नहीं पा सकते, लेकिन उनके जैसा सम्मान अपने शिव सैनिक कैडर में अपना अस्तित्व पाएंगे, और धीरे धीरे वही बात है कि उद्धव ठाकरे और उनका ग्रुप खत्म हो जाएगा। अब बात की जाए तो ये जो लड़ाई है ये विधानसभा से अब कोर्ट में जाती दिख रही है, कोर्ट में पहुंच चुकी है। और क्या लग रहा है कि जो उनका
पहला जो विज़न था सत्ता का वो तो मिल चुका है एकनाथ शिंदे को। उसके बाद जो अपने आप को सच्चा शिव सैनिक कहते हैं, बाला साहब का सच्चा सैनिक अपने आप को मानते हैं, और पार्टी के सिंबल पर जो जिस तरह से वो अभी हक जमा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कोर्ट में भी जो है उनका जो दावा, जो पक्ष उनका कितनी मजबूती से वो रख पाएंगे, ताकि जो पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं, जो पार्टी का जो होल्ड है, वो भी इनके पास आ जाए? देखिए, लोकतंत्र में अटल जी कहते हैं कि लोकतंत्र अंक गणित का खेल होता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी बिहार की एक पार्टी एलजेपी, उसमें रामविलास पासवान जी नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई, चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई, आखिर में चाचा पे चला गया क्योंकि चाचा के पास जो पार्टी के सांसद हैं उनका समर्थन प्राप्त था। उसी तरह देखा जाए अगर यहाँ पे कि 55 में से मोर देन 2/3 ऑफ दी पार्टी MLA उसका समर्थन एकनाथ जी को प्राप्त है। एंटी डिफेक्शन लॉ भी ये कहता है कि अगर 2/3 से ज़्यादा आपके पास समर्थन प्राप्त है तो वो आपकी मानी जाएगी। सिर्फ सिंबल, और सिंबल क्या है कि उनके पास 18-19 MLA हैं, MP हैं लोकसभा में। उसमें भी सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया जा रहा है कि कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं 10 के लगभग, क्योंकि वो मोदी जी के चेहरे पे वोट आए, उनको चिंता ये भी है कि अगले बार भी चुनाव में जाना है। और वो जो सेना का जो वोटर है वो हिंदुत्व के लिए वोट देता है। वो इस एक ना उद्धव ठाकरे जी को वोट नहीं देगा कि जिन्होंने पालघर के साधुओं की निर्मम हत्या पे जिन्होंने चुप्पी साधी रही, जिन्होंने आगे ऐसे कई इंसिडेंट हुए। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ कि वीर सावरकर जो शिवसेना के आदर्श माने जाते हैं, राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने समर्थन संधि कर ली। जो राहुल गांधी जी स्वयं रोज वीर सावरकर को पता नहीं कौन सो के उठते हैं, उनको एक नई गाली सोचती है, उसमें वीर सावरकर जी का नाम लगा देते हैं। तो शिव सैनिक का जो वोटर है वो अब उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देगा। इसीलिए कई MP जो है वो भी अब इनके गुट के साथ आ जाएंगे, और जब वहाँ पे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ सीधा मामला हो जाएगा अंक गणित का। तो मुझे पूरा यकीन है कि मामला लंबा चलेगा, लेकिन ये आ जाएगा। तीर धनुष का जो निशान है ये भी आपको एकनाथ जी के कैंप में ही आ जाएगा। उसके साथ महाराष्ट्र बहुत ही अमीर राज्य है, सेना की कई प्रॉपर्टियां हैं, वो सब कुछ ट्रस्ट है, वो सब कुछ एकनाथ जी के ग्रुप में आ जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के इस मास्टर स्ट्रोक को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप जब एक बार पहले राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल तक, और उसके बाद आपके पास 106 विधायक हैं, जबकि 144 आपको चाहिए बहुमत के लिए, बट आपने जिनके साथ 40 विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक हैं, उनको आपने मुख्यमंत्री पद दे दिया, और खुद आप जो है डाउनग्रेड होकर के उप मुख्यमंत्री बने। तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है देवेंद्र फडणवीस ने? क्या लग रहा है आपको? हमेशा ये कहा जाता है कि अगर कोई युद्ध जीतना है तो 2 कदम बढ़ा के 1 कदम पीछे ले लेना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी असल मायने में महाराष्ट्र के चाणक्य बन के उभरे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के इस त्याग से, क्योंकि उन्होंने देखे जाए तो उसमें आपको कई चीज़ें निकलेंगी। एक भारतीय जनता पार्टी जो है उसके संस्कार और उसके अनुशासन की भी झलक आपको दिखाई देगी कि कैसे आदेश आए। एक मुख्यमंत्री था जो कि 5 साल, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में लगातार 5 साल मुख्यमंत्री, मुझे लगता कि पिछले 10-15 साल में कोई रहा होगा, वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार किया। इसकी बिल्कुल साफ रणनीति है कि वैसे भी 2.5 साल तो गुजर के बिना मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल और गुजार लो, पार्टी को संगठित करो, मजबूत करो। उसके बाद जो इलेक्शन होगा उसके बाद हम फ्रेश मैंडेट आएंगे, उसके बाद हमारी पूर्ण बहुमत आएगी, उसके बाद फिर हम लंबी राजनीति करेंगे। हमने देखा 2014 में सरकार बनते ही, भाजपा की सरकार बनते ही, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है RA फॉरेस्ट को लेकर के, जहाँ पे मेट्रो 3 का काम चल रहा है, उसको 2019 में उद्धव सरकार के आते ही उस पर रोक लगा दी गई, जबकि उस पर 25% काम हो चुका था। और अब दोबारा से ऐसा सुनने को, ऐसा सूत्रों के हवाले से मिला है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है पहली सरकार बनने के बाद, उसमें फैसला लिया गया है कि उस कार्य को जहाँ जो 25% पे रोक दिया गया था उसको दोबारा से रिज्यूम किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि एक सरकार आती है, वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आती है, वहीं सरकार चेंज होती है, वो उस पर रोक लगा देती है, अब फिर से जो है देवेंद्र फडणवीस सत्ता में आए हैं तो फिर से इन्होंने उस कार्य को रिज्यूम कर दिया है? देखिए, महाराष्ट्र जो है उसकी 42% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र इकोनॉमिक कैपिटल है, मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है दिल्ली का, लेकिन उसके बाद भी उसके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम बहुत बेकार है। कोई भी शहर जो है ना अपने ट्रांसपोर्टेशन कैसे कंप्यूट करता है उसकी वजह से जाना चाहता है। न्यूयॉर्क में टोटल रोड जो है पूरे न्यूयॉर्क सिटी का 36% है, जबकि मुंबई में सिर्फ ये 9% है। ये कल मैं डेटा देख रहा था, मुझे पता चला।
पहली बात। दूसरी बात कि एक तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, फिर देवेंद्र फडणवीस जी ये जो प्रोजेक्ट लाके आप महाराष्ट्र के एक नेता बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं ये आपको 5 साल के लिए नेता नहीं बनेंगे, ये आपको लिवरेज इफेक्ट देते हैं अगले 10 और 15 साल के लिए। खैर ये बात हो गई, इसके लिए वो करना चाहते थे। आर्य फॉरेस्ट का जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा है कि इसको फालतू में एक मुद्दा बना दिया गया। वो एक सरकार की जमीन थी, वो कोई फॉरेस्ट नहीं है, उसमें 2702 की 22 पेड़ कटने थे, 2100 पेड़ कट चुके हैं, बाकी 600 पेड़ का ट्रांसप्लांटेशन होना है। वो सरकार ने कह दिया है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उस सब ने कहा कि सरकार सही है। उसके बाद वो इस पर रोक लगा के ये एक आदित्य ठाकरे को लॉन्च करने की जो तैयारी थी ग्रीन मैं कहता हूँ पेंगुइन बन के, उस पर एक उसके चक्कर में महाराष्ट्र वासियों को नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई, कार्बन इमिशन 2 साल से इतना ज़्यादा हो रहा है, और ये जबकि कह दिया गया है, अब मुझे यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस ऐसे और प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन का काम रुका हुआ था, बीएमसी में इतने घोटाले हैं, अब ये सरकार महाराष्ट्र को एक अच्छा काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राहुल राय, जिन्होंने जो है अपनी बात रखी कि महाराष्ट्र में इस समय जो सियासी दौर वहाँ पे जो इस समय गरमाया हुआ है, उसमें आने वाले दिनों में क्या एकनाथ शिंदे इस पार्टी सिंबल को ले पाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे कोर्ट में जो है जीत हासिल करेंगे। अब इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा, और तब तक के लिए, हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर। धन्यवाद।